Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastava. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि लर्न टू टीच चैनल पे आपको मिलते हैं सीटेट तथा बीएड से संबंधित बहुत से कंटेंट और साथ ही में मैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को एनहेंस करने के लिए लाती हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स जो नो डाउट आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर मैं सीटेट की बात करूं तो सीटेट के हमने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं विद एमसीक्यूज और जिस टॉपिक पे अभी हम चल रहे हैं वो है एयर का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एयर का पार्ट 2 जिसमें हम एयर उसके टाइप्स के बारे में जानने के साथ ही साथ इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, अब हम क्लाइमेट, वेदर, इंसुलेशन और टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मली हम क्लाइमेट और वेदर को एक जैसे यूज करते हैं बट इन दोनों में अंतर है। आइए पहले उसे जानते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वेदर वी मोस्टली थिंक इन टर्म ऑफ टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, atmospheric pressure and cloudiness etc. But when we talk about climate, तो it often described as sunny, humidity and dry, cold. तो ये अंतर होता है weather और climate में। In incoming solar energy which is transported by short wave is known as insolation। जो हमारी सोलर एनर्जी आती है जो वो शॉर्ट वेव में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम इंसोलेशन या आपतन कहते हैं। सोलर एनर्जी इज अनइवन इन ऑन अर्थ। नॉर्मली अगर हम अर्थ की बात करें तो ओवरऑल अर्थ में हर जगह जो सोलर एनर्जी है वो एक जैसी नहीं रहती है, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो अनइवन हमें देखने को मिलती है। द ट्रॉपिकल रीजन एब्जॉर्ब द मैक्सिमम इंसोलेशन, जबकि जो पोल्स एरिया होते हैं वो रिसीव करते हैं मिनिमम। जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय एरिया होते हैं वहां पे हमें बहुत ज्यादा आपतन एब्जॉर्ब करता है, वो एरिया बहुत ज्यादा आपतन या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो पोल्स होते हैं वहां पे सबसे कम सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। तो इस हिसाब से फैक्टर्स दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, आपतन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं जो कि है एंगल ऑफ इंसोलेशन। आपतन का क्या एंगल पड़ रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, उससे भी सोलर एनर्जी का असर हमें देखने को मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट पर डे, लेंथ ऑफ द डे, हर दिन कितनी लेंथ या क्या ड्यूरेशन है सनलाइट का, उसके अकॉर्डिंग भी जो आपतन है, इंसोलेशन है, वो प्रभावित होता है। एंड हाउ मच ट्रांसपेरेंट इज एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी कितनी है एटमॉस्फेयर में, क्लीन है, क्लाउडी है, सनी है, इन सब का भी असर आपतन पे पड़ता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लाइमेट, वेदर, इंसुलेशन और टेम्परेचर में हमें अंतर समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको सही जगह पे यूज करना चाहिए। इसमें आइए स्टूडेंट्स और आगे देख लेते हैं। क्लाइमेट और वेदर के बीच डिफरेंस जानने के बाद अब हम एयर प्रेशर और एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग बनने वाली विंड को जान लेते हैं। ये तो हमें स्टूडेंट पता ही है कि जो एयर का मोशन होता है या मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। जिस एरिया में हाई प्रेशर होता है उससे लो प्रेशर की तरफ जो एयर होती है वो मूव करती है और ये जो मूवमेंट होता है एयर का उसे ही हम विंड कहते हैं। अब क्या बात होती है, जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पे ऑल टाइम मूव करती रहती है। जब वो मूवमेंट होता है अर्थ का उसके अकॉर्डिंग भी ओवरऑल अर्थ पे विंड का सर्कुलेशन होता है। तो जो सर्कुलेशन होता है विंड का या जो भी मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी विंड होती है उसको हम 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उनके नाम है परमानेंट विंड जो कि हर समय हमें देखने को मिलती है, सीजनल विंड कुछ कुछ सीजन में हमें देखने को मिलती है, लोकल विंड्स जो कुछ पर्टिकुलर रीजन पे या लोकल एरिया में हमें देखने को मिलती है, लैंड और सी ब्रीजेस। तो इस हिसाब से 5 प्रकार की विंड नॉर्मली कैटेगराइज की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन पांचों ही प्रकार के विंड को समझ लेते हैं। तो परमानेंट विंड की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी विंड होती है जो एवरी टाइम कॉन्स्टेंटली फ्लो करती रहती है। यहाँ पे बताया जाता है ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। ईस्टर्लीज विंड और वेस्टर्लीज ये दो प्रकार की होती हैं जो हमें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। ईस्टर्ली और वेस्टर्लीज विंड जो कि हर समय हमें अपने एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में मूव करते हुए मिल जाती है और कहीं ना कहीं इस परमानेंट विंड जो होती है उसके ही थ्रू हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। अब जो दूसरी विंड है वो है सीजनल विंड, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, चेंज डायरेक्शन रिपीटेटिवली मानसून विंड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। ये सीजन के अकॉर्डिंग होती है, समर की अलग होगी, विंटर की अलग होगी, रेनी की अलग हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर और सीजन इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं।
लोकल विंड जो होती है क्रिएटेड लोकली, ये ऑल ओवर अर्थ पे या ऑल ओवर बिग एरिया में ये हमें सर्कुलेशन इसका नहीं देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलर लोकल एरिया में ही सर्कुलेट होती है। तो क्रिएटेड लोकली एंड रीजनली, आपको ये रीजनल एरिया में या लोकल एरिया में देखने को मिल जाएगी। नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर एंड सी ब्रीजेस आर एग्जाम्पल ऑफ द लोकल विंड। सी ब्रीजेस की अगर मैं बात करूं तो सी के आसपास के जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहीं पे वो विंड या ब्रीजेस देखने को मिलती हैं, जबकि नॉर्मल या प्लेन एरिया में हमें वो देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये जो विंड है ये लोकल और रीजनल विंड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है लैंड और सी ब्रीजेस। फ्रॉम सी टू लैंड इन डे टाइम कॉल्ड सी ब्रीजेस, जबकि लैंड टू सी इन नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीजेस। देखिए जैसा कि हमें पता ही है कि जो विंड का मोशन होता है या मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो डे टाइम में क्या होता है, जो विंड का प्रेशर होता है वो सी टू लैंड होता है, यानी कि समुद्र से लैंड की तरफ जो प्रेशर होता है विंड का वो आता है, जिसे हम सी ब्रीजेस कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है नाइट में। नाइट में जो विंड होती है वो लैंड से सी की तरफ जाती है और इसीलिए इसको लैंड ब्रीजेस कहा जाता है। आप कभी भी देखो जो सी की जो वेव्स होती हैं नाइट में उसका डायरेक्शन चेंज आपको देखने को मिलेगा, जबकि डे में उसका डायरेक्शन अपोजिट आपको देखने को मिलता है। इट इज ऑल हैपन ड्यू टू विंड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये ओवरऑल 5 टाइप्स ऑफ विंड हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। इस हिसाब से स्टूडेंट हमने इसके मेजर पार्ट को जाना आज एयर के। अब हम चलते हैं इसे कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा जो एयर का जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसके कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर लेते हैं। होप स्टूडेंट एयर का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन हमने किया है। अब इसके कुछ हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एयर चैप्टर से आप लोग के लिए आ रहा है वो पूछा जा रहा है व्हाट इज कर्मा लाइन। कर्मा लाइन क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन इसके दिए हैं, आप बताइए इसमें से क्या सही ऑप्शन है। स्पेस बिटवीन माउंटेन एंड लैंड, उसे हम कर्मा लाइन कहते हैं। वेयर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस मीट, जहां पे एटमॉस्फेयर और स्पेस मिलते हैं उसे कहते हैं। या लोअर लेयर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर को कर्मा कहते हैं। या फिर एटमॉस्फेरिक लेयर वेयर जेट फ्लाई। तो जहां तक मुझे याद है जो हम लोग ने इसके पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया था उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, वेयर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस मीट। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसको कर्मा लाइन कहा जाता है और ये काफी हाई लेवल पे होता है। नॉर्मली यहाँ पे फ्लाइट या जेट का फ्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होती है चीजों को हैंडल करना। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग के लिए आ रहा है, विच इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। इन चारों में से कौन सा ऐसा रीजन है जो कि कोल्डेस्ट है, सबसे ज्यादा ठंडा है एटमॉस्फेयर का? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो जैसा हम लोग ने इसको डिस्क्राइब किया था इसके पार्ट 1 में हमने पांचों स्फेयर को अच्छे से डिस्क्राइब किया था और उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो मेसोस्फेयर होना चाहिए। मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो ये 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं आप लोग के लिए। What is katabatic wind? Katabatic wind क्या होती है? When cool air of the mountain descends to valley, जब माउंटेन की ठंडी एयर वैली की तरफ डिसेंड होती है उसे katabatic wind कहते हैं। When the warm air of the high plateaus and ice drain into the valley, when warm air descends down the slope which may melt snow through insolation, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मी वो होना चाहिए फर्स्ट वन, व्हेन कूल एयर ऑफ द माउंटेन डिसेंड्स टू वैली। जब पहाड़ों से ठंडी है जो हवाएं होती हैं वो वैली की तरफ आती हैं तो उसे हम कैटाबैटिक विंड कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट फोर्थ वन इज, वेयर इज नाइट्रोजन मेनली फाउंड। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? समुद्र में, सॉइल में, एयर में या अबव ऑल, या इन सभी में। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए राइट वो होना चाहिए सॉइल। सॉइल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट हमने 4 एमसीक्यू सॉल्व किए एयर चैप्टर के और आई होप अब आपको एयर चैप्टर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है, क्वेरी है तो आप मेरे से पूछो और आप अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों का ख्याल रखो, अपनी स्टडी पे फोकस करो और इस टाइम को सही से यूज करते रहो। चलिए हम फिर नेक्स्ट अपनी वीडियो में
में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखो। टेक केयर, गुड बाय।